बहुत ही बेहतरीन और साहसिक फैसला रहा है और इस फैसले को आने में 75 साल लग गए और मुझे बड़ी हार्दिक खुशी हो रही है। दिल की गहराइयों से मैं गवई साहब का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। इससे पहले भी तमाम जज रहे, लगभग सुप्रीम कोर्ट में बता रहे 400 से ज़्यादा जज हो चुके हैं अब तक, लेकिन किसी भी जज की हिम्मत नहीं हुई कि वो पिछड़ी जाति के लोगों को भी संवैधानिक अधिकार दें। मोनोपोली व्यक्ति विशेषों की चल रही थी। हालांकि SC ST के लोगों को आरक्षण मिला है, ये बात अलग है कि उनको NFS के जरिए वहाँ तक पहुँचने नहीं देते, लेकिन अब जब से ये OBC के लोग वहाँ पहुँच गए हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो दलित और बहुजन, पिछड़े, आदिवासी, ये सब लोग मिलके उस कुचक्र को तोड़ देंगे। अब देश की 90% आबादी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचेगी और अभी तो नॉन जुडिशियल पोस्ट के लिए पहुंचे हम लोग। धीरे धीरे हम सरकार से आह्वान करेंगे, संसद में घेराव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनका भी घर का घेराव करेंगे और जुडिशियल पोस्ट में भी हमें आरक्षण मिलेगा। और जल्द ही आबादी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज होंगे। हमारे कई फैसले आपने देखे होंगे साहब, सदियों से, सालों से ऐसे पड़े रहते हैं पेंडिंग में, और जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं उनके लिए रात में कोर्ट खुलवा दी जाती हैं, उनके लिए रविवार के दिन भी कोर्ट खुलवा दी जाती हैं। उनकी अदालतों में फास्ट ट्रैक कार्रवाई के तहत फैसले होते हैं और हमारे बहुजनों के लिए अदालतें स्लो ट्रैक पे चलती हैं। 10 साल, 20 साल और 50 साल में उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। न्याय की गुहार लगाते लगाते उनके घर बिक जाते हैं, उनकी पीढ़ियां गुलाम हो जाती हैं। जज के आसपास जो कहते हैं ना, एड़ियां रगड़ते रगड़ते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले के बाद निश्चित तौर पे जो हमारा देश का जुडिशियल सिस्टम है, इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन होगा, बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें आपने देखा गजट में, इसमें आरक्षण में प्रमोशन का प्रावधान नहीं है। नहीं, अभी देखिए इसमें आधी लड़ाई हम लोग जीते हैं। सिर्फ हमें जॉब मिल रही हैं और वो भी जॉब कब मिलेंगी, जब हम लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी एकजुट हो जाएंगे। शुरुआत में तो क्या था, सिर्फ दलित और आदिवासियों को ये अधिकार मिला था। ये भारतीय राजपत्र है, इसमें दलित और आदिवासियों को आरक्षण मिला था, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं थी। वो लोगों का जो आरक्षण था वो 22% था। अब जो 22% प्लस 27% मिलके कितना हो गया हम लोग, अब 50% हो गए। अब हम लोग मिलके 90% की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी जो ये आधी लड़ाई है, आपकी बात बिल्कुल सही है, अब ये लड़ाई पूरी तब होगी जब हम प्रमोशन में भी आरक्षण लेंगे, और असली लड़ाई हम तब जीतेंगे जब आबादी के हिसाब से हमें आरक्षण मिलेगा, यानी कि कम से कम 85% आरक्षण मिलेगा। 85% से कम पे हम नहीं रुकेंगे और वो तब होगा जब जातीय जनगणना होगी। पर इसमें जो नोटिफिकेशन आया उसने कहा जो पोस्ट जिसकी है वो उसी की रहेगी, वो होना चाहिए। तो वो क्या है? लेकिन इन्होंने जो पुरानी, आप देखो प्रोफेसर की, एक बार आपको याद होगा ना, प्रोफेसरों में 13 रोस्टर प्रणाली में वहाँ घपलेबाजी करी थी। वहाँ ऐसा था कि अगर 5 से कम पोस्ट है तो वहाँ पे आरक्षण पद्धति लागू नहीं होगी। हालांकि उसका विरोध हुआ और बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ता। अभी एक बार हमारी पोस्टें तो आने दो, और फिर दूसरी बात इसमें ये है कि पोस्ट आने के बाद पोस्ट भरने दो। 2 पेज अभी और भी फंसे हुए हैं। पहली तो ये भर्तियां निकले, वैकेंसी निकले, दूसरी फिर वैकेंसी निकलने के बाद ईमानदारी से वैकेंसी फिल हो। आपको जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट में 70% हाई कास्ट जज है और दलित पिछड़ों की संख्या बहुत कम है, 30% है, जबकि उनकी आबादी 85% है। और गैर जजों वाले में आ जाओ, नॉन जुडिशल में, वहाँ पे जो एक आंकड़ा है, मोटा मोटा भी पूरा मेरे पास नहीं है, वहाँ पे 26% लोग हैं हमारे दलित और पिछड़े आदिवासी मिला के। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि जब हमारी संख्या ही वहाँ कम है तो हमें न्याय वहाँ कैसे मिलता। अब जो गवाही साहब ने जो ये साहसिक फैसला दिया है, इसके बाद सबसे बड़ी देखने की बात ये रहेगी कि जो नियुक्तियाँ होंगी, जो पहली नियुक्ति आएगी, उसमें पारदर्शिता कितनी रहती है, क्योंकि इसके बाद जो अगले जज आएंगे वो इस पे कहीं ऐसा ना हो स्टे लगा दें। और गवाही साहब ने इसमें EWS नहीं ऐड किया, क्या वजह रही है? EWS देखिए, पहले आप जान लो, हमारे जो पूर्वज हैं, साहब इसको गैर कानूनी मानते हैं। देखिए EWS गैर कानूनी है। वो कैसे है कि जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो संविधान में साफ तौर पे एक बात ये लिखी थी कि जो आरक्षण है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है।
गरीबी दूर करने के लिए नहीं है। ये जो हमारे देश में सामाजिक विषमता है, जो समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारा देश हमेशा जातियों में बटा रहा है। कुछ लोग जो उच्चासीन पदों पे हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया कहते हैं, कोई वे मुंह से पैदा हो गया, कोई सर से, कोई भुजाओं से, तो वो लोग अपने आप को ऊपर मानते हैं। शूद्रों के कहते हैं साहब तुम पैरों से पैदा हुए, तुम जब ज़मीन पे चलोगे तो तुम्हारी वो ज़मीन अपवित्र हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, तुम्हारी महिलाएं तन नहीं ढक सकती, तन ढकेंगी तो टैक्स लगेगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था से समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो पाई। ये व्यवस्था अभी भी चल रही है देश में। तो बाबा साहब ने ये कहा है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं, चूंकि इनका सामाजिक रूप से पहले ही उत्थान हो चुका है। आप कहीं भी जाओ, कितना भी गरीब ब्राह्मण हो, देखिए मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ ब्राह्मण विरोधी नहीं हूँ। कहीं भी आप जाओ किसी भी गाँव में, कितना भी गरीब से गरीब ब्राह्मण हो, कोई भी आम आदमी जाएगा तो वो क्या कहेगा? पंडित जी राम राम या पाए लागू। लेकिन क्या कोई जाटव, वो कितना भी संभ्रांत हो, कितना भी अमीर हो, क्या कोई ब्राह्मण उसको इस तरीके से बोल सकता है कि हाँ जी जाटव जी पाए लागू? नहीं बोलेगा। ये हमारे देश में जातीय विषमता है। या फिर कोई ठाकुर साहब है तो ठाकुर साहब के आगे हमेशा जो है सलाम ठोका जाता है कि हुकुम सामने खड़े हो गए तो साहब लोग झुक जाते हैं कि साहब हुकुम है, महाराज हैं, राजा हैं। तो ये जो व्यवस्था हमारे देश में है, इसी व्यवस्था की वजह से गवई साहब ने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोई सामाजिक रूप से एक मान्यता प्राप्त आरक्षण नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने और उस समय की जो मनवादी व्यवस्था थी 2018 की, चूंकि इनके सवर्ण वोटर इनसे खिसक रहे थे, इस वजह से उनको खुश करने के लिए 10% का आरक्षण चोरी से दिया है। और जब उन्होंने वो कैप मान लो 50% की आपने ख़त्म कर दी है, तो भैया आबादी के हिसाब से दे दो। जो दलित पिछड़े हैं 85% तो उनको भी दे दो, 10% तुम अपना ईडब्ल्यूएस रख लो, 5% में सबके लिए ओपन कर दो। संविधान के द्वारा आप लोगों को आरक्षण तो मिल गया, लेकिन शंकराचार्य का कहना है कि संविधान बांट रहा है समाज को, क्योंकि एक अनारक्षित भाग हो गया, हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल शंकराचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शंकराचार्य जी तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के अलावा और कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। शंकराचार्य तो ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण अगर किसी की हत्या कर दे तो वो दोष मुक्त है, उसे सज़ा नहीं हो सकती। ये सब मनु स्मृति में लिखा हुआ है। और मनु स्मृति को ये जो आरएसएस और मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये उसी को फॉलो करते हैं। ये लोग अभी भी संविधान को नहीं मानते। आरएसएस की जो मुख्यालय है नागपुर वाला, आप वहाँ चले जाइए, अभी भी वहाँ आपको कहीं देश का संविधान दिखा नहीं मिलेगा। वहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो अबोध बालक हैं, 10-10, 12-12 साल के बच्चे, उनको मनु स्मृति पढ़ाई जाती है। वो लोग संविधान के विरोध के वहाँ नारे लगवाते हैं, वहाँ तिरंगे झंडे का अपमान होता है। मेरी कई आरएसएस वालों से बात होती है, मैं पूछता हूँ भैया तुम वहाँ नागपुर में जब ट्रेनिंग लेने जाते हो, हाई लेवल की इनकी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो तुम्हें वहाँ क्या सिखाया जाता है? बोले हमें सिखाया जाता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भगवा। और हम नहीं, आरोप नहीं, सच्चाई है। ये तो 2003 के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद इन्होंने मजबूरी में तिरंगा लगाया। नहीं तो बताओ 2003 से पहले इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं लगाया? जो इनके सबसे बड़े वाले नेता हुए हैं, सबसे बड़े गुरु हेडगेवार, उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई जब देश में संविधान लगा। ये तो लिखित चीज़ें हैं। जो इनके सबसे बड़े पूजनीय हैं, सबसे बड़े पूजनीय कौन है? एक बात, 1 मिनट और, सबसे बड़े पूजनीय कौन है इनके? जिनको वीर कहते हैं, वीर कहते हैं, जो बुलबुल पे जाते थे, याद है आपको? अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में थे वो, और बुलबुल पे बैठ के पूरे देश का भ्रमण करते थे। सेलुलर जेल में उनका इतिहास है कि, और लिखा हुआ है कि बुलबुल पे बैठते थे सावरकर साहब, और पूरे देश का भ्रमण करते थे। और उन्होंने आज़ादी की ऐसी अलख जगाई पूरे देश में कि 60 रुपये जो ब्रिटिश हुकूमत है उन्हें पेंशन देती थी। आप बताओ, कोई भी जो फ्रीडम फाइटर है उसे ब्रिटिश हुकूमत पेंशन देती हो, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये कितने देशभक्त थे और इनकी देशभक्ति कितनी थी। बार बार सवाल वही उठता है आप लोगों कि आप लोगों को आरक्षण तो मिल जाता, लेकिन योग्यता, मेरिट तो है नहीं आपके पास। मैं सारी योग्यता तो इन्हीं लोगों के पास है। इसीलिए तो देख लो, प्राइवेट अस्पतालों में सारे इन्हीं के लोग हैं। और जब मरीज हाई लेवल पे बीमार हो जाता है तो फिर सरकारी अस्पताल में पहुंचता है जहां आरक्षण वाले डॉक्टर हैं।
आरक्षण वाले डॉक्टरों को दिखाता है। सब लोग क्यों जाते हो सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए? वहाँ तो आरक्षण वाले प्रोफेसर है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी है, यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाया करो। तब तो आपको भैया टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी कॉलेज चाहिए, नौकरियां सरकारी चाहिए, IAS PCS बनना है, प्राइवेट नौकरी में नहीं जाएंगे। जहाँ मलाई खानी होती है वहाँ ये लोग पहुँच जाएंगे। और जहाँ पे फ़ायदा नुकसान कहीं दिख रहा है कि बहुजनों का कहीं फ़ायदा नुकसान देखना है, तो वहाँ ये लोग कह देते अरे जी आरक्षण वालों ने नुकसान कर दिया देश का। आरक्षण से इन लोगों को इसीलिए दिक्कत है क्योंकि आरक्षण देश में समतामूलक समाज की स्थापना कर रहा है, और आरक्षण होने से देश में बराबरी हो रही है। जो आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हो ना, सोफे पे, ये आरक्षण की वजह से ही बैठे हो। नहीं तो आज से अगर 70 साल पुरानी व्यवस्था है तो हम लोग कहाँ बैठे होते? नीचे। हम दोनों लोग नीचे बैठे होते। शंकराचार्य गलत कह रहे हैं। शंकराचार्य जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और ये शंकराचार्य जी के अंदर की कुंठा है जो रह रह के आ रही है। क्योंकि अब देश जो है वो देश की 90% आबादी है, जो बहुजन आबादी है वो चलाएगी, ना कि ये 10% जो मनवादी मठाधीश हैं। अब इनके बस का नहीं है देश चलाना, देश अब बहुजन ही चलाएंगे।